बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। मैं हूं महविश हबीब। उम्मीद करती हूं कि आप एक खुशगवार दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। मंडे, और मैं मंडे को हमेशा ये कहती हूं कि मंडे हमारा जितना ज़्यादा ऑर्गेनाइज रहेगा, जितना ज़्यादा हम इसे स्केड्यूल करके गुजारेंगे, उतने ज़्यादा हमारे वीक के जो बाकी दिन हैं वो बेहतरीन गुजर सकते हैं। आई होप सो कि आज आपने वक्त की पाबंदी की होगी, बर वक्त जो है वो ऑफ़िस के लिए निकले होंगे, और इसी तरह से अपने दीगर मामला जो हैं वो बर वक्त करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आज के टॉपिक्स के हवाले से बात कर लेते हैं जी। आज हम टॉपिक्स जो हमारे आज के हैं वो ज़राअत के हवाले से हैं। सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि किसान को बेशतर औक़ात मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कभी सोचा है कि वही ज़मीन है, वही पानी है, लेकिन कहीं पर जो फसल की बढ़ोतरी है वो बहुत ज़्यादा है और कहीं पर कम है। ये कहीं ना कहीं इसका दारोमदार अच्छे बीज पे है, और किस तरह से हाइब्रिड बीजेस जो हैं वो सीड्स जो हैं वो किसानों को एम्पावर कर रहे हैं, इस पर भी जी बात करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे करेंसी के आज के रेट किस तरह से चल रहे हैं, सोने के भाव ताव से लेकर सब्जियों के भाव ताव। आपकी बर्थडे हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, आपके बर्थडे वाला सेगमेंट भी जी आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। इसके साथ साथ फैसलाबाद में टैलेंट की कमी नहीं है। आपने देखा होगा कि एक से एक बढ़कर गुलकार फैसलाबाद से निकला, जो कि फैसलाबाद को रिप्रेजेंट कर रहा होता है नेशनली भी और इंटरनेशनली भी। ऐसे ही मेहमान गुलकार आज हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे जानेंगे कि उनके सिंगिंग का करियर कैसा रहा, क्या क्या चैलेंजेस रहे, किस तरह से compete किया, और फैसलाबादियों के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं अराउंड दिस फील्ड। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे मौसम के हवाले से, क्योंकि मौसम जो है वो इंसान की ज़िंदगी पे डायरेक्टली असरअंदाज हो रहा होता है, और विंटर में ख़ास तौर पर एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। SOPs को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो देखते हैं हमारी टुडेज़ वेदर के सेगमेंट में। फैसलाबाद के मौसम के हवाले से बात करें तो शदीद सर्दी के जो डेरे हैं वो बरकरार हैं। आज के टेम्परेचर के हवाले से बात कर लें तो जी आज का ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो 15 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, और कम से कम टेम्परेचर जो है 6 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। ताहम आज सुबह के औकात में हल्की हल्की धुंध देखने को मिली है, जिसकी वजह से मैं हमेशा से कहती हूँ कि अगर मज़ाफ़ाती इलाकों में धुंध है तो हमें रैश ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। इसके असरात हम देखते हैं कि खुदा न खास्ता हमारी ज़िंदगियों पर असरअंदाज हो रही होती है जब हम रैश ड्राइविंग कर होते हैं। तो ट्रैफिक का रवानी को मुतासिर ना करें, और अपनी जो ड्राइविंग स्पीड है उसे एटलीस्ट मेंटेन और बैलेंस तौर पे लेकर चलें। और इसके साथ साथ एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब मौसम चेंज हो रहा होता है या हम बहुत ज़्यादा एक पीक लेवल पे होते हैं सर्दी के, तो हम बहुत ज़्यादा एहतियात नहीं करते हैं। तो ऐसे में गर्म मशरूबात का इस्तेमाल करें, घर से बगैर ज़रूरी ना निकला जाए। ये जो मौसम है इसमें सबसे ज़्यादा जो केयर की ज़रूरत होती है, सबसे ज़्यादा जो अटेंशन की ज़रूरत होती है वो ओल्ड एज अफराद और जो छोटे बच्चे हैं। तो कोशिश करें कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखा जाए। बढ़ाते हैं जी प्रोग्राम को आगे और बात करते हैं एग्रीकल्चर कंट्री होने के नाते हमारी कुछ ज़िम्मेदारियां हैं, और इसमें किसानों को एम्पावर करने के लिए, अच्छा बीज फराहम करने के लिए हुकूमती सतह पे क्या इक़दाम किए जा रहे हैं जी, इस पर बात करेंगे। इस टॉपिक पर गुफ्तगू करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सिटी 41 के सीनियर रिपोर्टर अब्दुर्रहमान ने। आइए खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अब्दुर्रहमान आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और इन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है सीड एक्सपर्ट डॉक्टर काशिफ गुज्जर साहब ने। आइए खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। विंटर फिर खूब इंजॉय हो रही है? जी ऑब्वियसली कोई ये थोड़ा सा एक छोटा सीज़न आता है हमारे जैसे अब क्लाइमेट चेंज के बाद, तो ये इंजॉय करना भी चाहिए इसे। काशिफ साहब ये भी देखा है कि अब जैसे हम बात करते हैं ना कि अब मौसम बड़े शदीद हो गए हैं। अगर हमने देखा है कि विंटर है तो शदीद किस्म की विंटर हमें देखने को मिल रही है, समर है तो समर में हम देख रहे हैं शदीद गर्मी है। तो इसका फसलों पे क्या असर हो रहा है, और अच्छे बीज किस तरह से ये जो मौसमियाती तब्दीलियाँ इन्हें कॉप अप कर सकते हैं, इस हवाले से थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि क्लाइमेट चेंज इज़ अ रियलिटी। तो ये कोई मिथ नहीं है। तो आमतौर पर बहुत से लोग अभी भी इस कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि शायद ये क्लाइमेट चेंज एक मिथ है कोई, लेकिन इसको ये एक हकीकत बन चुकी है, हमारे सामने आ चुकी है, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो हम फेस कर रहे हैं। तो इसको कोप करने के लिए सबसे पहले तो हमें अपनी रिसर्च को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, जिसमें अभी तक हम नेशनल लेवल पे कुछ ना कुछ लैक कर रहे हैं। अगरचे इम्प्रूवमेंट्स आ भी रही हैं, लेकिन किसी लेवल पे अभी ये लैकिंग है कि हम जो क्लाइमेट रेजिलिएंट वैराइटीज़ जिनकी हमें ज़रूरत है तो उन पे अभी हम प्रॉपर काम नहीं कर पाए। स्पेशली जो हमारी कैश क्रॉप और सबसे इम्पॉर्टेंट क्रॉप थी कॉटन,
अभी तक हमें सबसे बड़ा सेटबैक इसमें कॉटन में आया हुआ है कि कॉटन को जो हीट टॉलरेंट और ड्रॉट टॉलरेंट वैरायटीज़ जिनकी ज़रूरत थी उस लेवल पे हमारे काम नहीं हो सका। इसमें हम सिर्फ गवर्नमेंट को कसूरवार तो नहीं ठहरा सकते, क्योंकि जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है उनकी भी बराबर ज़िम्मेदारी है इसमें कि वो इसके ऊपर अपनी रिसर्च करें, अपनी डेवलपमेंट करें, अपनी नई चीज़ों को लेके आएँ, नया जो मटेरियल है उसको टेस्ट करें, उसको इम्प्रूव करें। बिल्कुल सही। तो जहाँ तक बाकी हमारी क्रॉप्स हैं, राइस है या वीट है, उसमें हम बहुत बेहतर जा रहे हैं। लेकिन गंदों में भी काशिफ साहब अक्सर किसान ये गलती करते हैं कि पिछले साल का जो बीज बचा होता है वही फसलों में काश्त कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि पैदावार मुतासिर हो रही होती है। क्योंकि आप इस फील्ड में एक्सपर्ट भी हैं, आप किसानों को क्या कहना चाहते हैं, ये चीज़ कितनी ज़्यादा जो है वो नुकसानदेह है, या अगर इसे पॉजिटिवली इस्तेमाल किया जाए तो किस तरह से है, इसका तरीक़ाकार क्या है? जी, ये जो सीड है ये तो बेस है हमारी क्रॉप की, हमारी एग्रीकल्चर की। आप यूँ समझें कि अगर हम कोई मकान या कोई बिल्डिंग बनाते हुए अगर उसकी बुनियाद ही गलत रख देंगे तो वो बिल्डिंग किसी सूरत में ठीक खड़ी नहीं हो सकती। वैसा ही ये सीड का मामला है कि इसमें अगर सीड के पे कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं, हम अपने सीड को केयरफुली नहीं लेते, तो हम अच्छी क्रॉप, अच्छी यील्ड नहीं ले सकते। ये हमारी फूड सिक्योरिटी, हमारे किसान की खुशहाली, हमारे मुल्क की खुशहाली, इसकी सबसे जो बेसिक यूनिट है वो सीड है। तो इस मामले में अब हमारे जो लोग हैं, हमारे किसान हैं, उनमें ये अवेयरनेस आती जा रही है, इस चीज़ ये बढ़ रही है कि लोग नया सीड लेके यूज़ करते हैं। लेकिन इसको मज़ीद इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि देखें ये कम से कम 25 से 30% यील्ड का जो इम्पैक्ट है वो आ जाता है अगर ये घर का बीज इस्तेमाल करते हैं, सर्टिफाइड बीज इस्तेमाल नहीं करते। क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि जस्ट अब साइंटिफिक जो मेथड हैं उनको छोड़ भी दें तो हमारे जो एक फोक विजडम थी उसमें भी कहा जाता था कि अगर बीज का ज़मीन बदल के इस्तेमाल किया जाए तो उसका जो है वो इम्प्रूवमेंट आती है यील्ड के हवाले से। तो हमारे किसान को अवेयर होने की ज़रूरत है, उस पर एक्सटेंशन वर्क की ज़रूरत है, गवर्नमेंट की तरफ से कैंपेन लॉन्च करने की ज़रूरत है, प्राइवेट सेक्टर को अपनी प्रॉपर उस पर कैंपेन करने की ज़रूरत है कि ज़मींदार को इस हवाले से समझाया जाए, उस तक ये चीज़ पहुँचाई जाए कि उसे सीड इस्तेमाल करना चाहिए। उसके साथ साथ जो सर्टिफाइड सीड की अवेलेबिलिटी है उस हवाले से भी मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अगर कि जहाँ पे हम आज से 5 या 10 साल पहले खड़े थे, इट्स हेल ऑफ अ डिफरेंस अवेलेबिलिटी ऑफ सीड। सबसे पहले तो अगर जो हम ग्रैंड लेवल पे फार्मर्स देखें वो तो अवेयर हैं बहुत सारी चीज़ों के हद तक, लेकिन जिनकी ज़मीनें बहुत कम हैं, 1-2 एकड़ पे हैं, वो इतने ज़्यादा अवेयर नहीं है, उनकी इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब्दुर्रहमान, किसानों को, फार्मर्स को इंगेज करने के लिए आप हुकूमती सतह पर क्या इकदाम देख रहे हैं? महविश, देखिए एग्रीकल्चर के हवाले से अगर हम बात करें तो अब ये भी जो है वो एक समझ लें जैसे इंडस्ट्री चलाते हैं, ये टेक्निकल हो चुका है सारा कुछ, जो रवायती तौर तरीके थे वो ख़त्म हो चुके हैं। हुकूमती सतह पे इसको लोन दिया जा रहा है, जदीद बीज ऑफ़र किए जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली करना तो खुद ही है सब कुछ। जैसे अभी एक ज़राई साइंसदान के साथ बात हो रही थी तो वो बता रहा था कि जो आलू के जिन्होंने आलू काश्त किया है, तो अब जिनका ख़र्चा तो पर एकड़ 80,000 के करीब रहा है, उनको तो फिर भी कोई 10-20 हज़ार प्रॉफिट हो गया है। अब जो लोग सुनी सुनाई बातों में आके या जो ज़राई जहर है, खादें बेतहाशा डाल देते हैं महज थोड़ी सी पैदावार बढ़ाने के लिए, या जो है वो जरासीम कुछ चीज़ें कि शायद इससे अच्छी पैदावार आ जाए, तो वही अगर वो सस्ते आइटम्स या कम इस्तेमाल करें, ख़र्चा कम हो, तो अब जिनका ख़र्चा 2-2 लाख रुपए पर एकड़ चला गया, वो तो उनका नुकसान जो है वो 50% तक चला गया। तो ये सारी चीज़ समझनी कि कौन सी खाद, कौन सी स्प्रे, क्योंकि मार्केट में जितनी भी चीज़ें चल रही हैं इस वक्त, बहुत सारे स्प्रे है जो है तो मल्टीनेशनल कंपनीज़ के, लेकिन वो इतने महंगे हैं कि अगर वो किसान उसकी बजाय फर्टिलाइज़र या दीगर जो है वो मुतबादल की जानब जाता है तो वो समझ लें कि 400 की चीज़ उसको 4-4 हज़ार रुपये में दी जा रही है। इसी तरह से इतना ज़्यादा फ़र्क है। तो हुकूमत की जानब से इसकी जो पेटेंट रजिस्ट्रेशन के हवाले से वो कोई ख़ास इकदाम नहीं किए जाते। कहा जाता है कि जो इंडियन पंजाब है उसमें जो रजिस्ट्रेशन है सीड इसकी अपने फर्टिलाइज़र की या जो स्प्रे है वो चंद 100 है, जबकि जो हमारा पंजाब है उसमें कई हज़ार तक है। यानी कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ ने इधर महंगे दामों चीज़ें बेची हुई हैं,
उसका इम्पैक्ट उतना ज़्यादा आता नहीं है जितना ज़्यादा खर्चा पर एकड़ बिल्कुल बन इसी जाता तरह है। से। तो हुकूमत तो महज उनको जो है वो अपने थोड़ा बहुत लोन देकर या लेकिन बीज अब्दुर्रहमान, देकर किसान मुतमिन हो हमेशा जाती है। ये बात करता हुआ दिखाई देता है कि उन्हें बीज जो है वो महंगे दामों फरोख्त होते हैं। अगर हम खाद देख लें, खाद भी इसी तरह से आए रोज़ आसमान से बातें करती हुई दिखाई देती है इसकी कीमत। तो किसान ये सोचता है कि वो सर्टिफाइड बीज किस तरह से ले। सर्टिफाइड बीज ज़रा कीमत में भी महंगे होते हैं। देखिए, ये डॉक्टर काशिफ गुजर साहब ये भी बाबा फरीद सर्टिफाइड के नाम से काम कर रहे हैं बीज का। तो मुख्तलिफ जो बीजों के हवाले से, अब इसमें मज़े की बात ये है कि बीज का जो रेट है मार्केट से वो शायद 1000-2000 रुपये, या समझ लें अगर परसेंटेज में निकालें तो 5-10% महंगा हो, लेकिन जो उसका अल्टीमेट इम्पैक्ट है, अगर मैं महज गंदम का आपको बता दूं, तो जो रवायती बीज है उसमें ब्रीक बीज भी आ रहा है, मोटा बीज भी आ रहा है, सारे ही बीज आ रहे हैं। लेकिन जब इसको छानना लगता है और ये सर्टिफाइड बीज में अच्छे बीज तैयार करते हैं और ख़ुद से मल्टीप्लाई भी करवाते हैं अपने फार्मर की मदद से, और अच्छा बीज तैयार होता है, तो फिर वो एक जो है वो फ़र्क पैदावार का समझ लें, अगर 5 से 10 मन भी पड़ता है तो वहाँ पे आपकी परसेंटेज 500-1000 रुपये है जो ज़्यादा रेट पड़ रहा है, और यहाँ पे आपका फ़र्क जो है वो 5-10 हज़ार रुपये तक जा रहा है। ये महज 1 एकड़ की और मामूली सी मिसाल है। इसको जितना आप बल्क में लेते जाएंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जो भी ये प्रोग्रेसिव फार्मर है या प्रॉफिट ले रहे हैं एग्रीकल्चर से, वो महज यही होता है कि उनके पास अच्छा बीज होता है, वो रिसर्च पूरी होती है, इन टच रहते हैं जदीद रिसर्च के साथ, मौसमियाती तब्दीलियों के साथ, वेदर के साथ टच रहते हैं कि बारिशें कब होंगी कब नहीं, उगेती पचेती सारी फसलों और बीजों का ख्याल रखते हैं, तो वो अच्छा खासा प्रॉफिट ले रहे हैं। और जो किसान रवायती बीज इस्तेमाल कर रहे होते हैं गंदम का या दीगर फसलों का, उनकी फसल की उस तरह से जो यील्ड है वो भी कम होती है, उसमें बीमारियां भी ज़्यादा होती हैं। और स्पेशली 2-3 सालों में या 4-5 सालों में जो थोड़ा सा साइकिल चेंज हुआ है, अब वेदर का देख लें कि अभी जो बच्चों को छुट्टियां दी गई थी तो 31 दिसंबर के बाद वेदर जो है वो सख्त होना शुरू हुआ। दिसंबर में तो यूँ फील हो रहा था कि जैसे सर्दियाँ आ ही नहीं रही है इस दफ़ा। तो अब इसमें जो गंदम की फसल है उसका साइकिल भी थोड़ा तब्दील करना पड़ा है, राइस की फसल का साइकिल है या कपास का, तो ये सारा कुछ चेंज करना पड़ता है। जो पुरानी चीज़ों पे कायम रहते हैं फिर उनको इसका अच्छा खासा इम्पैक्ट भी करना पड़ता है, क्योंकि देखें सब्ज़ी है, अब जैसे आपने बात की दिसंबर के हवाले से, अब बहुत सारा जो सब्ज़ी पहले अक्टूबर में लगती थी, इस बार उन्होंने कहा था नवंबर के एंड पे या दिसंबर के स्टार्ट में लगा लें। वेदर की जो तब्दीली है ये यकीनन मौसमियाती तब्दीलियाँ जो हैं ये सब लोगों की ज़िंदगियों पे बड़ा असरअंदाज हो रही हैं, और सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला तबका किसान है। ज़रूरत इस चीज़ की है कि किसान को एम्पावर करने के लिए, किसान को अवेयर करने के लिए हुकूमती सतह पर क्या इक़दाम हो रहे हैं और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। जी, इस पर बात करेंगे, लेकिन वक्त है ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में जी हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर के हवाले से किसानों को सीड्स ख़रीदते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। काशिफ गुजर साहब, मैं चाहती हूँ कि आप इस पे थोड़ी सी रोशनी फरमाएं कि अक्सर किसान जो है वो बीज ख़रीदते वक्त बेशुमार गलतियाँ कर देते हैं। एक तो वो ये नहीं देखते कि आया ये सर्टिफाइड बीज है या नहीं है, हाइब्रिड बीज की क्या क्या पहचान होनी चाहिए किसान को, इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। सबसे पहले तो किसान को अपने रिसोर्सेज और अपना जो रीजन है उसको देखते हुए चीज़ों को डिसाइड करना चाहिए कि उसे किस क्रॉप पे जाना है। और सेकेंडली जो ओपी वैरायटीज़ हमारे नॉर्मल जो सीड यूज़ होते हैं, आम तौर पे इन पे अगर हम देसी ज़ुबान में बात करें तो ख़र्चा निस्बतन कम होता है। जो हाइब्रिड सीड्स हैं उनको थोड़ी एक्सटेंसिव फर्टिलाइज़र और वाटर नीड्स उनकी होती हैं। तो पहले तो किसान को अपने रिसोर्सेज देखते हुए ये देखना चाहिए, डिसाइड करना चाहिए कि उसे किस तरफ जाना है। सेकेंडली जो हाइब्रिड सीड्स हैं वो हर क्रॉप में अवेलेबल नहीं है। अब उसको अपनी जोनिंग देखते हुए, अपना एनवायरनमेंट देखते हुए पहले ये डिसाइड करना है कि उसे किस क्रॉप की तरफ जाना है। जो हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है वो ये है कि हम भेड़ चाल का शिकार हो जाते हैं। कोई भी ऐसी क्रॉप जिसमें एक साल लगता है कि लोगों ने अच्छा प्रॉफिट लिया है, नेक्स्ट ईयर हमारा छोटा किसान इतनी तेज़ी से उस तरफ शिफ्ट होता है। देखें, ये सप्लाई चेन डिपेंडेंट जो है ये इकोनॉमिक्स का मॉडल है। इसमें अगर आपकी किसी भी जो माइनर क्रॉप्स हैं उसकी एक मखसूस रिक्वायरमेंट है फील्ड में या इंडस्ट्री में,
तो जिस साल उसकी एक नॉर्मल प्रोडक्शन आती है तो उस पर उन्हें अच्छा लोगों को प्रॉफिट मिल जाता है, अच्छा रेट मिल जाता है। नेक्स्ट ईयर उसको देखते हुए जब हम भेड़ चाल का शिकार होते हैं तो वो उसकी प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो नीड से बढ़ जाती है। तो उसमें बाद में हम पॉलिसीज़ का रोना रोते रहते हैं, पॉलिसीज़ में डिफरेंस नहीं होता। जैसे हर साल हम देखते हैं कि सब्जियों के मामले में ये मामला पेश आते हैं कि हमने देखा कि इससे पहले भी गोभी जो है उसकी सूरत हाल किस तरह से थी। इस दफ़ा सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही हैं जिसमें किसान जो है वो आलू जानवरों को खिला रहा है। कहीं ना कहीं ये क्रॉप जोनिंग के मामला को हम संजीदगी से नहीं ले पा रहे हैं। जी, इस पे अभी जो हमारी हायर अप्स हैं, जो हमारी पंजाब गवर्नमेंट स्पेशली बड़ी अच्छे लेवल पे इस पे वर्किंग कर रही है। क्रॉप जोनिंग पे अभी उस पे इनिशियल वर्क स्टार्ट हो गया हुआ है, डिफरेंट मीटिंग्स हो चुकी हैं ताकि हमारे किसान को बचाने के लिए उनको जोनिंग को प्रॉपर डिसाइड करते हुए बताया जाए कि आपके इलाके में कौन सी क्रॉप बेहतर यील्ड दे सकती है और उन्हें किस क्रॉप पे जाना चाहिए। नेगेटिव इम्पैक्ट्स तो हर चीज़ के होते हैं, ऑब्वियसली हम जहाँ भी जाएंगे उस पर मतलब एक हमारा सोशल डिलेमा है कि हम लोग हर चीज़ में एक कॉन्स्पिरेसी की थ्योरी जो है वो तलाश करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये है कि मैं इससे समझता हूँ ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि हमारे किसानों को ये अवेयरनेस दी जाए कि वो एक भेड़ चाल का शिकार होने की बजाय प्रॉपर उसको गवर्नमेंट उनको बताए कि आपके इलाके में आपका एनवायरनमेंट, आपकी जो सॉइल है वो किस क्रॉप को सूट करती है, यहाँ पे कौन सी क्रॉप लगाई जाए। तो बाकी जहाँ तक हमारे ओवरऑल एग्रीकल्चर की बात है तो आप देखें कुछ क्रॉप्स को छोड़ के ओवरऑल पिछले 1-1.5 साल में हमारा किसान जो है बड़ी बेहतरी की तरफ गया है। ख़ासकर जो हमारी मेजर क्रॉप्स हैं इसमें राइस का बहुत अच्छा रेट मिला है, बहुत अच्छी यील्ड आई है। हमारी मेज़ है मकई, उसकी यील्ड भी अच्छी रही है, उसकी प्राइसेस भी अच्छी रही हैं। वीट में थोड़ा सा सेटबैक हमें 1-2 साल के लिए आया, लेकिन उस पर भी मैं पंजाब गवर्नमेंट की इस हवाले से ज़रूर तारीफ़ करूँगा कि उन्होंने इस दफ़ा जो हमें प्रॉब्लम्स आते रहे हैं सीड प्रोक्योरमेंट के हवाले से, सीड प्रोडक्शन के हवाले से, उनको बड़े बेहतर तरीके से इस दफ़ा टैकल किया है। हर तरह से हमें फैसिलिटेट किया गया है। मैडम सीएम ने और हमारे करबानी साहब जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं उन्होंने स्पेशली इस पे बहुत सी मीटिंग्स रखी हैं और तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया है। तो उसके अलावा जैसे अभी देखें ये 3500 अभी जो सपोर्ट प्राइस का अनाउंस किया गया है और गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को साथ इन्वॉल्व किया जाए, होपफुली जो वीट में हमें प्रॉब्लम्स है वो भी इंशाल्लाह इस साल बिल्कुल इसी तरह से है। ये 3500 जो कीमत मुकर्रर की जा रही है, किसान ये कह रहा है कि ये इनफ नहीं है, लेकिन हमेशा से ये बात होती है चले ना होने से कुछ ना कुछ होना तो बेहतर है। अब्दुर्रहमान, आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? हुकूमती सतह पे जब भी बात करते हैं तो हुकूमत ये बात करती है कि किसान को एम्पावर करना, किसान को बाइख्तियार बनाना उनके इनिशिएटिव में से सबसे सरे फहरिस्त है। दूसरी जानिब अगर हम किसान के साथ एनालिसिस करते हैं कि मेरे प्रोग्राम में भी बहुत सारे लोग आ चुके हैं जो कि हमेशा ये बात करते हुए दिखाई देते हैं कि खादें हमें महंगी मिल रही हैं, सीड्स पे सब्सिडीज़ जिस तरह से होनी चाहिए उस तरह से नहीं मिल रही। आप इस सिचुएशन को किस तरह से देखते हैं? मविश देखिए, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो जिसको हम पॉलिसी शिफ्ट कहते हैं वो बड़ी तेज़ी से होता है। कोई पता नहीं हो रहा होता कि अचानक से क्या हो जाए। अभी अफ़गान बॉर्डर बंद कर दिया, तो ये जो आलू का काश्त का रूला है या वेजिटेबल्स का रूला है, इसकी बेशतर वजह यही है कि वो सारी की सारी एक्सपोर्ट होनी थी और वो बंद हो गई, क्योंकि वो बॉर्डर बंद होने से हमें आज़रबाईजान, रशिया तक जो बॉर्डर था वो सारा अल्टरनेट जाना पड़ा। तो जो हवाई जहाज़ का ख़र्चा है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो इसका सारी ट्रेड ही रुक गई ऑलमोस्ट ना, क्योंकि वो बॉर्डर मुकम्मल तौर पे बंद हो चुका है। तो अब ये पॉलिसी शिफ्ट से पहले ना तो किसानों को पता था कि ये होने जा रहा है, ना ही हुकूमत ने कोई ऐसा सोचा कि अब जिसका नुकसान हो रहा है तो वो हुकूमत भरे या उसका कोई अल्टरनेट करे। तो ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है। उससे पहले भी जब कोई सैलाब आता है तो चीज़ महंगी हो जाती है, उसके बाद हम वो बजाय इसके कि कोई किसान 4 पैसे कमा ले, वो चीज़ हम बाहर से इंपोर्ट करनी शुरू कर देते हैं। अब देखिए, जब टमाटर महंगा हुआ था तो टमाटर ज़रूरत तो पूरी कर रहा था, तो हमने ईरान से टमाटर मंगवा लिया, उससे पहले अफ़गानिस्तान से भी आया था। तो जब कपास का मसला यहाँ पे बनता है, कपास कोई नहीं ले रहा होता और यार्न हम बाहर से मंगवा रहे होते हैं, गंदम बाहर से मंगवा ली, और वो गंदम मार्च अप्रैल तक बाहर से आ रही थी, जबकि यहाँ से गंदम जो है वो हमारी शुरू हो गई थी। इसी तरह से चीनी कभी बाहर बेचनी, कभी वापस मंगवानी। तो इसमें जो तो इम्पोर्ट करते हैं लोग जिनके पास इम्पोर्ट के लाइसेंस हैं, जो सेक्टरी सतह के लोग हैं,
या जो मुल्क में इंपोर्ट पॉलिसी के हामी हैं वो तो बड़ा पैसा कमा लेते हैं, लेकिन जो छोटा किसान है वो बेचारे की ख्वारी हो जाती है क्योंकि जब आप ज़रूरत की चीज़ बाहर से मंगवा लेते हैं सस्ते दामों या महंगे दामों भी मंगवा लें, कोई पूछने वाला नहीं है, तो जो हमारा किसान है उससे कौन लेगा। और जब इसकी चीज़ सरप्लस में होती है तो वो लेने से कोई जो है वो हामी नहीं भरता। तो यहाँ पे किसानों का मौक़िफ़ बड़ा जानदार है, हुकूमती मौक़िफ़ बहुत जो है वो कमज़ोर मौक़िफ़ है कि उसकी वजह से गन्ने वाला अभी तक पिछले बरस से शुगर मिलों ने अदायगी नहीं की। बिल्कुल रिफंड्स के मामलात बिल्कुल बहुत जितने भी केसेस हैं वो सारे के सारे अदालतों में हैं और कोई कोर्ट ने कोई जुर्माने नहीं किए। शुगर मिल्स की जानब से पिछले कई सालों में कोई जुर्माना नहीं लिया जा सका, सारे स्टे ऑर्डर्स हैं। दूसरी जानब गंदम का जो है वो तो किसान सबके सामने है, और अब गंदम 45 रुपये मन बिक रही है जो 2000 रुपये मन आड़ती ने उससे ली थी, यानी कि 2-3 महीनों में 4 महीनों में डबल तक प्रॉफिट कमा लिया। तो ये अगर वही प्रॉफिट हुकूमत की जानब से कोई 3500 या 4000 में ली होती और उसके बाद हुकूमत खुद रिलीज़ करती तो वो सारी चीज़ें बेहतर हो जाती। अच्छा, उसमें ये कहा जाता कि ये कंपटीशन फ़लाँ डमकान, तो ये जब हुकूमती कारोबार या वो लोग जो पावरफुल लोग हैं जैसे ये IPPs वाले हैं तो वहाँ पे कंपटीशन ख़त्म हो जाता है। शुगर मिल्स हैं, वो कोई शुगर मिल नहीं बना सकता, वहाँ पे कंपटीशन ख़त्म हो जाता है। तो वो सारे कारोबार जो बाअसर लोग कर रहे हैं, जो लीड कर रही है, उसमें किसी को कंपटीशन की इजाज़त नहीं फ़ायदा ना आम शहरी को हो रहा है ना किसान को हो रहा है। ये जो थर्ड पार्टी जो है ना इन्वॉल्व होती है, सारा फ़ायदा मुझे लगता है कि इनकी जाने भी जा रहा है। देखिए, थर्ड पार्टी से मुराद एक तो होता है छोटा आड़ती, एक होते हैं जो बड़े सरमायादार होते हैं जो यहाँ पे इनको सरमाया मुहैया कर रहे होते हैं। नो डाउट वो प्रॉफिट कमा रहे होते हैं। अभी आप देखें कि आपने देखा होगा कि यहाँ पर टेक्सटाइल मिल्स बंद हैं, सब कुछ बंद चल रहा है, कोई 150 के करीब यूनिट्स बंद है, अपैरल यूनिट्स बंद हो गया है, साइजिंग इंडस्ट्री, जिनिंग इंडस्ट्री, ये सारा कुछ बंद हुआ पड़ा है। प्रोसेसिंग थोड़ी बहुत चल रही है। तो स्टॉक मार्केट जो है वो ऊपर जा रही होगी क्योंकि वो बैंक है, वो दड़ा हुकूमत को चीज़ें दे रहे होते हैं सूद पे पैसा, तो वो सारा उनका काम चल रहा है, गाड़ियों का काम चल रहा है। तो एक मखसूस लीड होती है जो सारी के सारी पूरे सिस्टम पे काबज़ हुई होती है। कोई 2 मिलियन के करीब लोग डिग्री लेके यूनिवर्सिटी से बाहर आते हैं, जॉब्स मार्केट में नहीं है, 1 मिलियन भी नहीं है। हर साल 1 मिलियन स्टूडेंट वो जो डिग्री होल्डर है वो बेरोज़गार हो रहा है। उसके साथ साथ जो नहीं पढ़े लिखे उनकी तादाद शायद को 2-2.5 करोड़ के करीब है जो बेरोज़गार हो रहा है। तो ये बेरोज़गारों की फ़ौज तैयार हो रही है। और दूसरी जानब कुछ अमीर लोग या कुछ एलीट है जो पैसा दोनों हाथों से कमा रही होती है। तो ये जो तफरीक है ये बड़ी तेज़ी से और किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाह रहा है। किसान जो है वो बेचारा रुल रहा है। वो बात ये कर रहा है कि वो अपनी ज़मीनें जो हैं वो बेचने को फिर रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि उनकी ज़रूरियात से ज़िंदगी जो है वो पूरी नहीं हो पा रही, बच्चों की फ़ीस नहीं पे हो पा रही, घर का चूल्हा उस तरह से नहीं चल पा रहा है। तो ये तमाम फैक्टर जो हैं इनडायरेक्टली हमारे किसान को बड़ा मुतासिर कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि हम एक ऐसे मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं जो कि एग्रीकल्चर कंट्री है, जो कि ज़राअत के लिए हमेशा से पूरी दुनिया में जाना जाता है। काशिफ़ साहब, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कहाँ पर स्टैंड करते हुए हमें आप देख रहे हैं, अगर हम पाकिस्तान का एनालिसिस करें, अभी भी बहुत सारे बीजेस जो हैं, सीड्स जो हैं वो हम बाहर से इम्पोर्ट कर रहे होते हैं। देखिए, जहाँ तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात है तो इसमें बड़ी तेज़ी से बेहतरी आ रही है और हमारा इंपोर्ट बिल वक़्त के साथ साथ कम होता जा रहा है। और जहाँ तक बात है इंपोर्ट की, तो वो दुनिया में कहीं भी कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जो कहीं से कुछ ना कुछ इंपोर्ट ना करता हो। जहाँ से बेहतर मटेरियल मिलेगा उसे हर कंट्री, हमें भी जहाँ ज़रूरत होती है हम इंपोर्ट करते हैं। लेकिन एक चीज़ जो हम लैक करते हैं वो ये है कि कंपैरिज़न जब हम दुनिया में किसी के साथ कर रहे हैं तो हमें कंपैरिज़न 20 साल से भी उठाएंगे तो ये से उठाएंगे 20 साल पहले वो कहाँ खड़ा था, हम कहाँ खड़े थे। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम जब उठाते हैं तो हम डिस्कस करते हैं कि वो कहाँ है, हम कहाँ हैं। तो अगर हमारी इम्प्रूवमेंट जो ये एक रिलेटिव टर्म है कि इम्प्रूवमेंट कहाँ आ रही है, तो आज से 10 साल या 20 साल पहले हम कहाँ खड़े थे, आज कहाँ खड़े हैं। अगर हम इसको प्रॉपर अपने रिलेटिव वे पे जाके कंपेयर करें तो बहुत अच्छा फ्यूचर नज़र आ रहा है, बहुत तेज़ी से इम्प्रूवमेंट आई है। हमारी यहाँ पे लोकल सीड की प्रोडक्शंस बड़ी तेज़ी से बढ़ी हैं। सीड के अलावा हमारी यहाँ की यील्ड्स बड़ी तेज़ी से इम्प्रूव हुई हैं
हमारे पास तकरीबन हमारी जो मेजर क्रॉप्स हैं उनका बड़ा अच्छा एक वैराइटल पूल हमारे पास डेवलप हो गया हुआ है, जहाँ हमारी मेजर क्रॉप्स में वीट आती है। तो वीट की हमारे पास जो बड़ी कम्पिटिटिव अच्छी गवर्नमेंट सेक्टर पे जो वैराइटीज़ बनाई गई हैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। और जहाँ तक राइस की बात है, राइस में भी हमारी जो यील्ड है और हमारी जो वैराइटल पूल है बड़ी तेज़ी से इम्प्रूव हो रहा है। कॉर्न में हमारा जो चूँकि प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा थी इसमें, तो आप डाटा उठा के देखें कि हमारी कॉर्न सीड की जो इंपोर्ट थी वो आज से 10 साल पहले कहाँ थी और आज हम कहाँ पे खड़े हैं। कि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ग्रो कर रहे हैं, तो ये बात बिल्कुल पलटना होगी। और फर्दर हम बात करेंगे कि सीड्स को किस तरह से मौसमियाती बीमारियों से बचाना है। लेकिन वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में जी हम बात कर रहे हैं एक अच्छे बीज की क्वालिटी किस तरह से होनी चाहिए। और किसान जब भी बात करता है वो बात करता है कि मैशत के लिए, मैशत की ग्रोथ के लिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब खादें महंगी दिखाई देती हैं, कभी सीड्स जो है जिस कीमत पे बिकना चाहिए वहाँ पर किसान ये बात करता हुआ दिखाई देता है कि कीमत थोड़ी कम होनी चाहिए। अब्दुर्रहमान, दूसरी जानिब अगर हम देखें तो मार्केट में लो क्वालिटी बीज या वो बीज जिनका स्टैंडर्ड अप टू डेट नहीं है, इस हवाले से ये मसला कितना संजीदा नज़र आ रहा है? हुकूमती सतह पे इस मसले को कंट्रोल करने के लिए क्या इक़दाम आप देख रहे हैं? अच्छा, ये सबसे अहम मसला है कि जहाँ पे बीज वो कंपनीज जो गैर मेरी बीज बेचती हैं और उनका नाम नहीं है या पंजाब सीड काउंसिल का जो स्टाम्प नहीं होता, तो अब फार्मर तो जाता है बाज़ार में, उसको जो भी पता चलता है कि ये सीड कंपनी बेच रही है तो वो ले लेता है। वो गैर मेरी सीड होता है, वो अच्छा सीड नहीं होता, जो कंपनी या जो बीज बताया गया वो नहीं होता, हाइब्रिड बीज नहीं होता। इसी तरह से खाद है वो 2 नंबर मिल रही होती है, बाज़ औक़ात स्प्रे है वो खाली पानी भरा होता है। तो ये बहुत बड़ा मसला है। अच्छा खासा किसान का सरमाया इस पे लगता है और बाद में जो है वो रिज़ल्ट्स नहीं आते। तो मज़े की बात ये है कि छोटे छोटे एजेंट्स होते हैं, फिर फार्मर को अच्छा ये वो चीज़ है जो कई महीनों के बाद एनालिसिस होता है कि ये 1 नंबर थी या 2 नंबर थी या वो बीज होगा ही नहीं, और उस दौरान ना तो फार्मर के पास कोई सॉल्ड सबूत है। फिर पाकिस्तान में जो सूरत हाल है कि आपको कोई केस लड़ने के लिए जो मदई है वो वेला होना चाहिए और उसके पास पैसों की बहार होनी चाहिए, फिर जाके वो केस लड़ेगा। ये नहीं है कि कोई एप्लीकेशन दे और महकमा खुद इन्वेस्टिगेट करे। तो ये बहुत बड़ा मसला है। फिर इवन के यूब रिसर्च सेंटर से बहुत सारे लोगों ने बीज लिए हैं और वो बेहतर नताइज नहीं देते, तो वहाँ पे भी उनकी कोई बात नहीं सुनता। मतलब ये चीज़ ही ऐसी है कि आपने जाके लगा दी है, 2-3 महीनों के बाद आपको पता चलता है कि ये आपके साथ हाथ हो गया, तो उसका फ़ायदा भी कोई नहीं होता। आप उसको उखाड़ के नया भी नहीं लगा सकते ना। ये नर्सरी से अक्सर पौधे लेते हैं लोग, फलदार ये फ़लाँ वैरायटी होगी तो फ़लाँ नहीं निकलती, तो ये कई सालों के बाद जाके पता चलता है कि फ़लाँ नहीं निकलती। इवन के एक साबिक़ वज़ीर आज़म से उन्होंने आम का दरख्त लगवा दिया था तो वो बाद में कोई और निकल आया था। ये तक सूरत हाल है कि यहाँ पर एग्रीकल्चर में सबसे बड़ा मसला ये होता है कि इसका रिज़ल्ट फ़ौरी नहीं आता, कि आप फ़ौरी कोई, अब इतना टाइम तो फार्मर के पास है नहीं कि वो स्प्रे ली है और उसकी लेबार्ट्री करवा ले या खाद की करवा ले। ये सारा कुछ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जानिब से किया जाना है। जो हुकूमत ने इदारे बनाए हुए हैं ये उनका काम है कि वो खुद से देखें, बताएं कि ये 1 नंबर लोग हैं या 2 नंबर लोग हैं, उनको पकड़ा जाए, या कोई एप्लीकेशन आती है तो उस पर काम किया जाए। ये अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रहा। 2 नंबर खाद भी बिक रही है, उसका फ़ायदा कोई नहीं होता, बाद में पता चलता है। 2 नंबर स्प्रे बहुत ज़्यादा मार्केट में है, या ऐसी स्प्रे जिसके नताइज बहुत थोड़े हैं, उसमें पानी ज़्यादा डाला होता है या उसकी ज़रूरत ही नहीं होती और फार्मर को वो बेच दी जाती है। फिर जो उधार बेचने वाले डीलर्स हैं, खाद डीलर, इनकी ट्रेनिंग नहीं होती तो ये फार्मर को कई चीज़ें एक्स्ट्रा दे देते हैं और उसकी जो पैदावारी लागत है वो अच्छी खासी बढ़ जाती है। तो ये सारा कुछ कंट्रोल करने की वाक़ई नहीं बड़ी अशद ज़रूरत है कि बीज जो लिया है वही क्वालिटी निकलनी चाहिए, अच्छा बीज होना चाहिए, कोई उसका लेबार्ट्री का तरीका होना चाहिए कि फार्मर उसके कुछ बीज रख दे ताकि अगर 2 नंबरी हुई है तो वो महकमा इसमें लेबार्ट्री करवा के कोई कार्रवाई करे, ना कि इन दरखास्तों को जो है वो गैर संजीदा छोड़ा जाए। अगर महकमा चाहे, फार्मर्स के पास सैकड़ों हज़ारों ऐसी एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे उनको चीटिंग हुई है और यही वजह है कि उनका फिर एतमाद ख़राब होता है और वो अपने रवायती बीज की जानब चले जाते हैं कि जहाँ पर एक तो उनको वो बीज
क्योंकि घर की फसल का हुआ है तो वो मुफ्त ही पड़ रहा होता है। तो दूसरे नंबर पे जो है वो शहर से ले जा के भी वो फ़ायदा नहीं हो रहा होता कि वो ये हो बिल्कुल, कि वो ये उनका। सोच रहे होते हैं कि ये घर का बीज है, एटलीस्ट हमें पता है किस हाँ तरह जी। से, लेकिन 1 साल का अरसा गुजर गया होता है तो वो बीज की जो है वो क्वालिटी या क्रेडिबिलिटी उस तरह से नहीं रहती। अब्दुर्रहमान, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कहाँ पर स्टैंड करते हुए एग्रीकल्चर को देखते हैं? व्हेन इट्स कम्स टू, हम बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी बड़ी आम हो गई है, लेकिन दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि हमारा किसान जो है आज भी उतना ही हमें परेशान दिखाई दे रहा है। अच्छा, इसमें ये बड़ा है कि एक हमारे ये ओवरऑल हर डिपार्टमेंट का मसला है, लेकिन स्पेशली मैं निशानदेही करूँगा यूब रिसर्च की या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ की या वो अदारे जो इस पे काम कर रहे हैं। तो वहाँ पर लोग अपनी ग्रेड की जंग ही सारा साल लड़ते रहते हैं कि जो उनके ग्रेड है वो जो 17 स्केल में भर्ती हुआ है वो बेचारा रिटायरमेंट तक 17वें स्केल में रहा है, उसकी प्रमोशन नहीं होती। तो ये हम जिनको एग्रीकल्चर साइंटिस्ट कहते हैं वो अपनी तनख्वाह अपनी ग्रेड की लड़ाई ही लड़ते जाते हैं। तो वहाँ पे किसी ने रिसर्च क्या करनी, फिर जो क्योंकि रिसर्च जो करता है या जिसके नाम पे जितने बीज है उसको भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा होता। ये कोई अल्लाह का नेक बंदा होता है जो इसमें रिसर्च दिल से कर रहा होता है ताकि फार्मर्स को फ़ायदा पहुँचे। वैसे जो जिसको हम कहते हैं कि इस बेस पे कोई प्रमोशन हो जानी या इस बेस पे उसका कोई ज़ाती फ़ायदा हो जाना, ये नहीं है। और ये हमारा सबसे बड़ा मसला है कि यहाँ पर हमारे किसी भी शोबे में हमारी जो प्रमोशन है वो हमारे काम की इस्तादाद के साथ नहीं है। प्रमोशन जो अगर होनी है डिपार्टमेंट में तो वो जितने साल गुजरे हैं उस बुनियाद पे होनी है। रिसर्च रिपोर्ट्स, कितने बीज तैयार किए, कितनी काम किया, कितने फार्मर से मिले, ये सारा कुछ इसमें काउंट नहीं होता। तो फिर वो सारे जो है वो टाइम टपा रहे होते हैं कि डांग टपाओ पॉलिसी है कि अपनी अपनी नौकरी कर ली, थोड़ा बहुत काम कर लिया। तो ये वजह है कि हम जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसमें हर जगह पे पीछे नज़र आते हैं कि आपको सबसे कम पैसे R&D में नज़र आएंगे, सबसे ज़्यादा पैसे जो है वो तनख्वाहों के अखराजात, बिल्डिंग्स बन रही हैं, नई से नई बिल्डिंग्स तैयार की जा रही हैं, कर्जे दिए जा रहे हैं, लेकिन जो R&D का पैसा है वो बहुत थोड़ा इस्तेमाल होता है। बिल्कुल, कलेक्टिवली पाकिस्तान की बेहतरी के लिए यहाँ पर सोचने की ज़रूरत है। नो डाउट हम में से बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान की ग्रोथ के लिए, एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि सिर्फ अपनी सीट पे बैठे अपना टाइम कंप्लीट कर रहे होते हैं, टाइम पूरा कर रहे होते हैं। तो जब हम पाकिस्तान के लिए बैठकर सोचेंगे, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचेंगे, तो जिद्दत और टेक्नोलॉजी है वो आम हो जाएगी। काशिफ साहब, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे लो क्वालिटी बीज के हवाले से, सीड्स के हवाले से, तो आप क्या देखते हैं कि किसान जब मार्केट में जाता है वो कौन कौन सी गलतियां करता है बीज खरीदते वक्त? क्योंकि हमने देखा है कि किसान हर दफ़ा हमें इस बात पर रोता हुआ दिखाई देता है कि बीज उसने अच्छा ख़रीदा था, कीमत भी अच्छी खासी पे की थी, लेकिन क्वालिटी बीज की उस तरह से नहीं रही। वक्त रहते किस तरह से इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया जा सकता है? सबसे पहले तो जो हमारा फार्मर है, एक गलती ये कहता है कि मैं नहीं समझता कि अनअवेयरनेस के इतनी होती है उसे, वो सस्ते बीज की तरफ जाता है। सही, ये जो सस्ता बीज है ना, ये फॉर द टाइम बिंग तो किसान को ये लग रहा होता है कि ये गुड एडिशन है, फसल जो है वो ग्रो करेगी, लेकिन साथ ही साथ अरसा दराज जैसे जैसे गुजरता है ज़मीन की ज़रख़ेज़ी भी मुतासिर कर रही होती है और फसल की जो एम्पावर है, फसल की ग्रोथ जो है वो भी काफ़ी हद तक मुतासिर हो रही होती है। इस पर फर्दर बात करेंगे जी, वक्त का ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। बढ़ाते जी प्रोग्राम को आगे और बात करते हैं थोड़ी सी कुकिंग के हवाले से। क्या आप भी चाहते हैं कि जब भी आप घर पे खाना बनाएं तो हर कोई आपके खाने की तारीफ़ करे? तो इसका राज मैं आपको बताती हूँ। और बिरयानी तो हमारे दस्तरखान की सबसे बड़ी जीनत होती है और बिरयानी बनाना एक आर्ट है और इस एक आर्ट को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाता है शान बिरयानी मसाला। शान बॉम्बे बिरयानी मसाला इस तरह से है कि इस पर रेसिपी भी दर्ज है कि आपको बआसानी पता चल जाएगा कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं। खुशबू ऐसी जो खाने को बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट दे। इस समय इस्तेमाल होने वाले अज्जा ऑल अराउंड दी वर्ल्ड मसाले को अप टू दी मार्क बनाते हैं और इसी के साथ साथ इसमें इजाफी मसाला इस्तेमाल करने की भी आपको ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बिरयानी जो है वो थोड़ा टेक्निकल काम होता है। ऐसे में शान मसाला जात ने ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा आसान कर दी है।
पूरी रेसिपी जो है आपको मसाले के डिब्बे पे मिलती दिखाई देती है, जिससे आप देख सकते हैं कि आपके लिए किचन में काम करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है और खाने की खुशबू ऐसी कि जो भी खाना खाए वो वाह वाह किए बगैर नहीं रहता। अरसा दराज से हमारे किचन में इस्तेमाल होने वाला अहम मसाला शान मसाला, अगर हम क्वालिटी के लिहाज से बात करें, क्रेडिबिलिटी के हवाले से बात करें, तो हमारे जो वालिदैन हैं, हमारे जो पुराने लोग हैं, वो भी इस पे काफ़ी ज़्यादा एतमाद करते हैं। यही वजह है कि रमज़ान हो, ईद हो या कोई भी त्यौहार हो, तो हमारे दस्तरख़्वान की ज़ीनत जो है उसमें बनने वाले खाने जो हैं वो शान मसाला में लाजमी बनते हैं। तो यही बात है कि जब भी आप घर में खाना बनाएं तो शान मसाला ज़रूर ट्राई करिएगा। ये मैं कह नहीं रही, आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि हर कोई आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेगा। रेस्टोरेंट जाने की भी आपको ज़रूरत उस तरह से महसूस नहीं होगी। सब ये कहेंगे कि आज खाना जो है घर पे बनाया जाए बजाय इसके कि रेस्टोरेंट जाया जाए। सिर्फ़ और सिर्फ शान मसाला में पहले आप इस्तेमाल करें, उसके बाद फिर बताइएगा। शान बॉम्बे बिरयानी मसाला हमारे किचन की ज़ीनत बढ़ाते हैं। जी, प्रोग्राम को आगे और बात करते हैं ज़राअत के हवाले से। एग्रीकल्चर कंट्री होने के नाते पाकिस्तान की कुछ ज़िम्मेदारियाँ किसानों को एम्पावर करने के लिए। काशिफ़ साहब, जैसे कि मैं ब्रेक पे जाने से पहले आपसे बात कर रही थी कि लो क्वालिटी और हाई क्वालिटी के दरमियान किसान जो है वो फ़र्क उस तरह से नहीं देख पाता है। अक्सर औक़ात मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं किसान करता है जब बीज ख़रीदना हो? जी, हम बात कर रहे थे कि सबसे पहले तो किसान को सर्टिफाइड सीड की तरफ जाना चाहिए। जब वो मार्केट जाता है उसको आइडिया होता है कि अगर ये सर्टिफाइड सीड नहीं है, लो प्राइस में मिल रहा है, तो जो लो प्राइस में सीड है चांसेस आर देयर कि वो लो क्वालिटी भी होगा। तो दूसरी चीज़ ये है कि एक मार्केट रिप्यूट होती है, प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज़ हैं जो काम कर रही हैं, तो ज़िम्मेदार को चाहिए कि वो अच्छी कंपनी का सीड इस्तेमाल करे, अननोन और लो रिप्यूटेड कंपनीज़ के सीड की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो दूसरी बात, जैसे अब्दुर्रहमान भी कर रहे थे कि गवर्नमेंट का काम है चीज़ों को रेगुलेट करना, तो गवर्नमेंट अपने लेवल पे कोशिश भी कर रही है हुकूमत इस्लाह पे ज़रा ज़्यादा इक़दाम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम देखते हैं कि अरसा दराज से किसान हमें परेशान दिखाई देता है बजाय खुशहाल होने के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर काशिफ़ गुज्जर साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान, आप प्रोग्राम में आए। जी, किसान को एम्पावर करने के लिए पॉलिसीज़ में थोड़े से लूप या गैप मौजूद हैं, उन्हें रिजॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि पाकिस्तान बीइंग एग्रीकल्चर कंट्री अपनी जो इमेज है, अपनी रिप्रेजेंटेशन है, वो बरकरार रखे। वक्त हुआ जी ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। आप देख रहे हैं CTA10। बढ़ाते जी प्रोग्राम को आगे और बात करते हैं गज़ल गायकी के हवाले से। गज़ल सिर्फ गाई नहीं जाती, महसूस की जाती है। हर मिसरा जिसमें एक एहसास होता है और हर कहानी, हर मिसरा एक कहानी बयान कर रहा होता है जो सीधा दिल को छू लेती हैं। गज़ल गाना जो है वो एक आर्ट है और आज ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जब वो गज़ल गाते हैं तो हर मिसरा जो है वो सीधा दिल पे घर कर देता है। मैं बग़ैर किसी ताख़ीर के इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ, हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है मनसब अली साहब ने। गज़ल गायकी से इनका काफ़ी पुराना ताल्लुक़ है, फैसलाबाद की एक पहचान भी है, फैसलाबाद को प्रोमिनेंट करते हैं दीगर शहरों में। आइए खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मनसब साहब आप? बहुत खुश हैं जी, हम बहुत ठीक हैं। बहुत शुक्रिया मनसब साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और इन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है रासिफ नदीम ने, तबला नवाज़ हैं और उस्ताद राशिद सियालकोट वाले उनके शागिर्द भी हैं। तो आइए खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं रासिफ आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मनसब साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। गज़ल के हवाले से हमेशा ये बात की जाती है कि गज़ल गाना जो है वो मौसीकी के दीगर अगर हम आर्ट्स के हवाले से बात करें सबसे डिफ़िकल्ट है। तो आपका रुझान किस तरह इस तरफ पैदा हुआ? किस तरह से आपने सोचा कि आपको म्यूज़िक की इस फील्ड में जाना चाहिए? ये जो गज़ल है जी, इसके लिए गाने के लिए पहले तो रागदारी का होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने ये ख़ासा तवक्कुल खान घराने से ये मैंने मौसीकी को हासिल किया है। तो उसके साथ साथ मैंने फिर क्लासिकल के साथ साथ गज़ल भी शुरू की है। तो उनकी दुआओं से ही हम गज़ल गा रहे हैं। तो
ये गज़ल गाना बहुत अच्छा एक शगन है। तो क्योंकि गज़ल हर आदमी गज़ल नहीं गा सकता, बिल्कुल क्योंकि हमारे पाकिस्तान में जो गाना हो रहा है ना, तो गाने को ख़राब किया जा रहा है। बिल्कुल। क्योंकि असल तो है ना, ये असल मौसीकी पैगाम देना है, अच्छा पैगाम देना है, कोई अच्छी बात करनी है। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि मैं आर्ट के साथ साथ ये अपनी नई गज़लें कंपोजिशन कर रहा हूँ। मैं साथ साथ कोशिश कर रहा हूँ कि नया काम होना चाहिए। तो जो लोग बहुत अच्छा काम कर गए हैं, बहुत अच्छी गज़ल गा गए हैं लोग, उसके साथ साथ मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। चलो अल्लाह मेहरबानी करेगा तो ज़रूर इंशाअल्लाह ताला लोग मनसूर सुनेंगे। साहब, जब भी हम फैसलाबाद के हवाले से बात करते हैं, मैं ये बात कहती हूँ कि फैसलाबाद की जो मिट्टी है बड़ी ज़रख़ेज़ है। एक जानिब उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान जैसे नाम, हाँ जी, दूसरी बहुत बड़ा जानिब नाम है जी बहुत उनका। सारे लोग जो हैं जी, जी। उन्हें फॉलो कर रहे होते हैं। आज भी उनकी गज़लें जो हैं, आज भी जिस तरह से उन्होंने गाया है, आपने उनसे बहुत कुछ सीखा होगा। इस तरह से हम अगर मेहदी हसन साहब का नाम लें, ग़ुलाम अली का नाम लें, ये लोग गज़ल गायकी में जिस तरह से नाम बना गए हैं, आज के दौर के अगर हम कंपैरिजन करें तो हमारे जो म्यूज़िक है उसके लिरिक्स हैं वो कभी भी कम्पीट नहीं कर पाएंगे। आप क्या सोचते हैं ऐसा? हाँ जी, असल में खान साहब नुसरत खान की आपने बात की है, तो माशाअल्लाह उन्होंने कव्वाली इतनी ईजी किया है कव्वाली को कि आपने सुना कि हर आदमी गा रहा है कव्वाली, और उन्हीं की चीज़ें गा रहे हैं वो। तो माशाअल्लाह जिन्होंने नहीं भी सीखा ना, वो भी गा रहे हैं कव्वाली। तो मैंने तो सब पहले से देखा था, क्योंकि मेरा आर्ट का भी थोड़ा सा मसला रहा है। तो आर्ट का भी मैंने काम के हवाले से मैंने चाहा कि वो काम सीखना चाहिए जिसमें आर्ट नज़र हो, आर्ट नज़र आता हो। तो वो इस हवाले से मैंने फिर कोशिश की कि गज़ल शुरू की जाए, उसमें नई गज़लें इख्तरा किया जाए, उसमें नई गज़लें गाई जाएँ, ताकि पता चले कि गज़ल का भी कोई वजूद है पाकिस्तान के अंदर। क्योंकि मेहदी साहब ने इतना बड़ा नाम किया है गज़ल की दुनिया में, बहुत बड़ा नाम किया है। तो अभी बड़ी बड़ी मैंने बातें सुनी हैं कि जो ख़त्म हो गए हैं, जो गज़ल ख़त्म हो गई है, लेकिन अच्छा काम बैक पे ज़रूर चला जाता है, लेकिन ख़त्म नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह से ये ख़त्म नहीं हो सकता। आज भी बहुत सारे लोग गज़लें सुनते हैं। आज भी अगर हम बात करें तो जो आज का म्यूज़िक है वो सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए है। कोई एक गाना आएगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना चलेगा, 2 महीने चलेंगे। लेकिन आप अगर गज़ल्स उठा लें 90s की, वो आज भी स्टिल बहुत सारे लोगों को पसंद है। हाँ जी, देखिए आज भी ये जो गज़ल, वो जो पुराने शायर थे बड़े बड़े, मीर तकी मीर साहब, गालिब साहब, उनकी गज़लें आज भी जो खान साहब ने गाई हैं वो ताज़ा गज़लें हैं, बड़ी अच्छी, बहुत मेहनत की है खान साहब मेरे सामने। मैंने सुना अपने उस्ताद से, क्योंकि वो खान साहब आशिक़ हुसैन हाशमी साहब बहुत बड़े मौसीकार थे वो। क्योंकि ये हमारे उस्ताद भाई जो थे ना, ख्वाजा खुर्शीद अनवर, रहमान बर्मा साहब, उस्ताद नज़र साहब, उस्ताद नियाज़ हुसैन शामी साहब, ये सारे हमारे उस्ताद भाई थे। माशाल्लाह उन्होंने काम किया, वो अलग अलग काम किया है, शिगर एक ही उस्ताद के हैं, और जितना काम किया वो अलग किया है काम उन्होंने, और दिखाया काम करके कि कैसे हो सके। क्योंकि असल बेसिक जो है ना, गाने के लिए क्लासिकल का होना बहुत ज़रूरी है, जो हमारे लोग सीख नहीं रहे। क्या देख रहे हैं कि क्यों हमारा जो रुझान है वो क्लासिकल की तरफ उस तरह से नहीं है? आज के अगर दौर के हवाले से बात करें, बहुत सारे लोग हैं सुनना चाहते हैं क्लासिकल, लेकिन फिर भी अगर हम आज का म्यूज़िक को एनालिसिस करें तो हम देख रहे हैं कि हम पॉप सिंगिंग की तरफ जा रहे हैं, रैप्स हैं और ये सारी चीज़ें। कहीं ना कहीं क्लासिकल जो म्यूज़िक है वो दब के रह गया है। असल जो एक क्लासिकल है ना, असल में ये कल्चर से बना है क्लासिकल, बड़ा मुश्किल से इकट्ठा हुआ है ये जो क्लासिकल, जिसको इजी बोलते हैं ना, बड़ी मुद्दत लगी इसको जमा करने के लिए। तो इस हवाले से जो है गज़ल या क्लासिकल, मैं यही बात करता हूँ कि क्लासिकल का होना बहुत ज़रूरी है। गज़ल जो गाई गई है, अच्छा जो दूसरे लोग उन्होंने शुरू किया है पॉप का, हमारे ये पाकिस्तान का कल्चर का हिस्सा तो नहीं है ना। कल्चर तो हमारे एक मौसीक़ी का हजाब का नाम है, अच्छे अल्फाजी का नाम है कि हम अच्छे अल्फाज पेश कर सकते हैं। अगर किसी ने
बुजुर्गों ने इसको पास भी किया है ना मौसीकी को, तो वो अच्छी मौसीकी को जो है लोग बड़े बड़े वली लोगों ने इनको मौसीकी को लाइक किया, इसलिए किया कि वो उसमें अल्फाज बिल्कुल अच्छे इसी हैं। तरह से यही वजह है कि आज भी बहुत सारे लोग हैं जो कि गज़ल गायकी को एक फ़न समझे हुए हैं और इसे ज़िंदा रखे हुए हैं। मनसब साहब, मैं चाहती हूँ, अभी मेहदी हसन का हम जिक्र कर रहे थे, जी, तो जी। मैं चाहती हूँ कि उनकी एक गज़ल है वो मुझे बहुत पसंद है, बल्कि तमाम लोग जो कि मेहदी हसन साहब के फ़ैन हैं वो बड़ा पसंद करते हैं। जी, जी। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती जी के जी ठीक है। रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ते का सामा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ते का सामा हो गए। पहले जान फिर जाने जान फिर जाने जाना हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ते का सामा हो गए। पहले जान फिर जाने जान फिर जाने जाना हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ते का सामा हो गए। दिल ब दिल बढ़ती गई इस हुस्न की दानायां, दिन ब दिन बढ़ती गई इस हुस्न की दानायां। पहले दान पहले गुल फिर गुल बदन फिर गुल बदामा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ते का सामा हो गए। प्यार जब हद से बढ़ा सारे तकल्लुफ़ मिट गए, प्यार जब हद से बढ़ा सारे तकल्लुफ़ मिट गए। आपसे फिर तुम हुए आपसे फिर तुम हुए फिर तू कौनवा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ते का सामा हो गए। आप तो नज़दीक वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और ब्रेक पे जाने से क्या खूबसूरत गज़ल जो है मनसब अली साहब ने गाई, और ऐसी गज़ल की जो सीधा दिलों में उतर गई और सीधे जो अल्फाज, क्या खूबसूरत अल्फाज हैं। आज के दौर में इन अल्फाज पर काम होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मनसब साहब, जैसा मैं ब्रेक के दौरान आपसे पूछ रही थी कि आप उस्ताद मेहदी हसन को अपना उस्ताद मानते हैं, तो जब हम किसी को रोल मॉडल मान रहे होते हैं हम उनकी शख्सियत से बहुत कुछ सीखते हैं। हाँ जी, तो बिल्कुल। मेहदी हसन साहब से आपने क्या क्या सीखा? अच्छा, मेहदी साहब का जो मसला है ना, वो बेसिक उन्होंने क्लासिकल सीखा, और एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैं खान साहब तवक्कुल खां को लाइक करता था, क्योंकि खान साहब एक तवक्कुल खां एक ऐसी यूनिवर्सिटी है क्लासिकल की दुनिया में, इंडिया और पाकिस्तान में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, और बहुत कुछ लोगों को काम सिखाया उन्होंने, क्लासिकल सिखाया, और बड़े बड़े नामवर मौसीकार पैदा किए उन्होंने। असल में ये उस्तादी होती है, बिल्कुल, क्योंकि हर आदमी तो उस्ताद कहलाने को कोशिश करता है कि मैं उस्ताद कहलाऊं,
ये बड़ा राज पड़ा हुआ है कि फौरी शिकायत कर लेना, तो शिकायत कुछ बताना भी चाहिए। बड़े बड़े लोगों को मैंने मिला हूँ, कुछ नहीं सिखाते वो। तो मेहदी साहब ने और बड़ी मेहनत की है, उसने बड़ा, उन्होंने देखा है, बड़े बड़े लोग सुने हैं, और खासा तवक्कल खां का स्पेशल जिक्र किया उन्होंने कि मैं उनको सुनता था। मनसब साहब, आज के दौर में सिंगर तो हर कोई बनना चाहता है। व्हेन जी, इट्स कम्स टू लर्निंग, तो हम देखते हैं कि आजकल यंगस्टर्स म्यूज़िक को सीख नहीं पा रहा। आप इस चीज़ की कमी को किस तरह से देखते हैं? अच्छा, उसमें ये मसला है, एक तो जो असल कल्चर है ना हमारा म्यूज़िक का, वो पाकिस्तान में ख़त्म बल्कि कर दिया गया है, स्पेशल कर दिया गया है। क्योंकि अगर इनको हमारा पॉप प्रमोट किया गया है, जितने बड़े बड़े फनकार थे, कभी सुने कि बड़ी किसी कंपनी ने मेहदी हसन को लिया या गुलाम अली को लिया या नूर जहाँ को लिया, जब भी लिया वो नए जो वो अल्फाज पेश करते हैं, वो जैसा कि किन्हीं कहने लफ्ज़ ना, किन्हीं कहना बिल्लो दिगार काली कमीज तेरी काली, अल्फाज ये गाने वाले तो नहीं है ना, ये पेश करने वाले नहीं है, ये हमारे पाकिस्तान का ये कल्चर नहीं है। ये कल्चर तो और है हमारे पाकिस्तान का। हमारा जो जी मौसीकी में शर्म हया नज़र आना चाहिए मौसीकी में, ठीक है ना। तो बुज़ुर्गों ने इनको ब्लैक किया हुआ है मौसीकी को, तो वो उसमें कुछ बुजुर्गी रंग भी होना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से मनसब साहब, जब गज़ल के हवाले से बात करते हैं, आपकी नज़र में एक अच्छी गज़ल की पहचान क्या है? क्या एक अच्छी कंपोजिशन जो है वो गज़ल को खूबसूरत बना रही होती है, या उसके लिरिक्स? असल में गज़ल की जो तरतीब है ना, गज़ल अच्छी होनी चाहिए। मेरे सामने जब भी उनको गज़ल को उसमें सेलेक्ट किया ना, वो अच्छी शायरी सेलेक्ट की है उन्होंने। तो यही फ़र्क रहा है आम गुलकारों में कि ख़ास कर बड़े बड़े शायर उन्होंने लिए हैं, मेरे साहब ने उनको गाया है। शुरुआत में तो मुश्किल तो बहुत पेश आई थी ये गज़ल पेश करने के लिए, लेकिन उन्होंने करके दिखा दिया। उन्होंने देखा कि ज़माना चेंज हो रहा है या कुछ हो रहा है, लेकिन उन्होंने अच्छी गज़ल पेश कर दी है। अब हमारे जो फ़नकार हैं उनको भी ये चाहिए कि हमारे पाकिस्तान में मौसीकी अच्छी रहनी चाहिए। मनसब साहब, एक वो खूबसूरत ज़माना भी था जबकि हमारे हमसाया मुल्क जो है वो हमारी गज़लें चोरी किया करते थे। हमारा जो कंटेंट है, जैसे रफ्ता रफ्ता हो, ये भी हमने देखा है कि कहीं ना कहीं हम एक टाइम पे इतनी अच्छी लिरिक्स लिखा करते थे। आज हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं? अच्छा, ये ख़त्म हो गया ना। जब इसको ये प्रमोट, अच्छे काम को नहीं प्रमोट नहीं कोई करेगा तो ये ख़त्म ही होगा ना। तो जैसे आपने अपने चैनल ने मुझे सुना है और मुझे मौका दिया है गज़ल गाने के लिए, और यही होता है ये प्रमोट। मैं बहुत सारे चैनलों ने नहीं ये भाई आप मैं तो पीटी पे एक दफ़ा बात हुई थी मेरी, वो ऑडिशन हुआ था, तो पता है वो प्रोड्यूसर कह रहा था कि यार ये मनसब इतना खूबसूरत आदमी नहीं है, राजेश की बात है ना, ये गाने कैसे क्या तल्लक है। बिल्कुल, आर्ट तो आर्ट ही है ना। बिल्कुल ज़रूरी को कोई हर आर्टिस्ट, आर्ट की कदर करने वाले लोग इस दुनिया में अब कम होते हुए नजर आते हैं, जो ज़ौक़ से ताल्लुक़ रखते हैं। इंशाअल्लाह ताला में साहब ऐसा रहा ना सिलसिला, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर वो लोग उजागर होंगे, ज़रूर नज़र आएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो इंशाअल्लाह ये कोशिश है कि इंसान को कोशिश जारी रखनी चाहिए। अपने हिस्से की शमा इंसान को जलाते जाना चाहिए। मनसब साहब, मैं चाहती हूँ कि आप कोई अपनी पसंद से कोई गज़ल हमें सुनाएं। जी साहब, एक ये गज़ल है जहाँ के वो ये हमारे बड़े अच्छे फैसलाबाद के शायर हैं मलिक फ़याज़ साहब, उनकी ये गज़ल है। लेके दिल जाता हूँ घर से तो पता चलता है, लेके दिल जाता हूँ घर से तो पता चलता है। अब तो बाजार में, अब तो बाजार में सिक्का ही नया चलता है।
लेके दिल जाता हूँ घर से तो पता चलता है। किस किनारे पे मुझे तूने उतारा है कि आज किस किनारे पे मुझे तूने उतारा है कि आज कश्ती मिलती है ना दरिया का पता चलता है। अब तो बाजार में सिक्का ही लिया चलता है। लेके दिल जाता हूँ घर से तो पता चलता है। उसके लहजे की बनावट से परेशान न हो। उसके लहजे की बनावट से परेशान न हो। उसकी आदत है ज़माने से खफा चलता है। अब तो बाजार में सिक्का ही नया चलता है। लेके दिल जाता हूँ घर से तो पता चलता है। ऐसे चलता हूँ मैं अब उसके गले में फ़याज़। ऐसे चलता हूँ मैं अब उसके गले में फ़याज़। जैसे रुक रुक के कोई आब लबा चलता है। अब तो बाजार में सिक्का ही नया चलता है। लेके दिल जाता हूँ घर से तो पता चलता है। चलता है चलता है। बहुत खूबसूरत अल्लाह ताला ने आपको बहुत खूबसूरत आवाज़ दी है। मनसूब साहब, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसा हम बात कर रहे थे कि गज़ल गाना बहुत मुश्किल है। जी, जी। वो लोग जो कि आज भी गज़ल से मोहब्बत रखते हैं, उनसियत रखते हैं और गज़ल गाना चाहते हैं, जी, वो जी। किन किन बातों का ख्याल रखें? गज़ल में जी एक तो सुर का होना बहुत ज़रूरी है। गज़ल सुर होगा तो गज़ल अच्छी लगेगी। गज़ल के जो अल्फाज हल्के भी होंगे ना, जब शायरी हल्की भी होगी, अगर सुर अच्छा है, सुर अच्छा है बोल रहा है तो गज़ल अच्छी लगेगी। बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे गाने वाले लोग हैं, लफ्ज़ भी नहीं है इतने ख़ास, लेकिन वो खूबसूरत लग रही है गज़ल। वजह ये है कि सुर का होना बहुत ज़रूरी है। और सुर तभी आता है ताकि किसी उस्ताद से शिगिर्द हों और पूछे उनसे कि जी उस्ताद जी इसका लगाओ कैसे, सुर को लगाओ कैसे है। हम यही कोशिश करते हैं। मैं अभी सन 1980 से लेके अभी तक में सब आज के अगर हम सिंगर्स के हवाले से बात करें, बहुत अच्छे सिंगर्स भी हैं, लेकिन उनकी गायकी में एक फीलिंग, एक उनसियत जो है कभी कभार हमें मिसिंग नज़र आती है, जो कि गज़ल में हमें नज़र आती है। फर्दर भी इस पर बात करेंगे वक्फा ब्रेक का। स्टे विद अस। मनसूब साहब, जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपसे बात कर रही थी कि गज़ल गायकी जो है वो एक बहुत बड़ी महारत है। आज के दौर में बहुत सारे लोग इस फ़न से वाबस्ता तो हैं, लेकिन सही तरह से अदायगी नहीं कर पा रहे। तो गज़ल गाते हुए किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, इस हवाले से हमारी डिस्कशन जारी है। गज़ल के लिए रागदारी का ख्याल होना चाहिए,
रागदारी तो सीखनी पड़ती है। तो गज़ल के लिए ख़ास यही बात है कि आप उसको क्लासिकल का ज़रूर वाक़ होना चाहिए और किसी स्वाद से सीखना चाहिए, फिर गज़ल की तरफ आ सकता है इंसान को। ये कहे ना, वैसे मैं गज़ल का बहुत बहुत मखलूक आती है, बहुत सारे लोग आते हैं गज़ल गाते हैं, वो पढ़ते हैं, गाते नहीं पढ़ते हैं। जब गज़ल गाई जाएगी उसके लिए फिर ज़रूरी है राग का होना, बहुत ज़रूरी है। मनसूब साहब, एक अच्छा उस्ताद किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है? जैसे आपसे जब मैंने बात की तो आपने कहा कि बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने आप को उस्ताद तो मानते हैं, लेकिन जो असल गुण है, जो कि असल महारत है, वो अपने शागिर्दों को उस तरह से नहीं सिखा रहे होते। तो किस तरह से वो लोग जो कि गज़ल गाना चाहते हैं वो एक अच्छे उस्ताद की पहचान कर सकते हैं? पहली तो बात यह है कि उस्ताद तो फिर ही होता है, पहले सीखे। अब बगैर सीखने से तो उस्ताद नहीं बन सकता ना, सीखना चाहिए, सीखें और फिर बताएं। फिर उसको जो उसके जो ग्रामर है उसकी, गज़ल की क्लासिकल की, फिर पता चलेगा कि गज़ल कैसे गाई जा सकती है और कितना मुश्किल काम है, और उसका फिर मज़ा कैसे बाद में आता है जब वो सीख लेता है। तो फिर इसका जो हिसाब है गज़ल का, तभी उसका पता चलता है कि गज़ल क्या है। तो देखने को काफ़ी सारे लोग नज़र आते हैं कि उनका शौक़ है गज़ल गाने का, लेकिन अफसोस इसलिए कि वो सीखते नहीं हैं। शौक़ है उनका गाने का, सीखें किसी बड़े उस्ताद से। बड़े बड़े उस्ताद हैं। मैंने ये छोड़ दिया था किसी वक्त में, मैंने मेरा आर्ट का भी काम करता हूँ, किया है मैंने काम का। तो फिर मुझे वो खान साहब के जो बेटे हैं, वो खान समदीर खां के बेटे इजाज़ तवक्कल खां, वो मुझे मिले और 6-7 साल बाद मिले। वो उन्होंने कहा कि यार आप गा रहे हैं। मैं कही सर जी नहीं। तो क्यों छोड़ा है? तो मैं कहा सर वैसे ही। तो क्या वो क्या कमी है उसमें? मैं कहा सर कमी तो नहीं है। उन्होंने कहा मुझसे आप शुरू करें तो आप जो इल्म मौसीकी है, मुझसे आपकी 7 नस्लें भी पूछती रहेंगी, मुझसे इल्म ख़त्म नहीं होने लगा। ये मैंने वाहद घराना देखा है खान साहब तवक्कल खां का, और ये लोगों को सिखाते हैं। जिनके जो ख़ानदानी नहीं ना गाने वाले, उनको भी क्लासिकल सिखाते हैं। वो इस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर रहे हैं 3 साल, और मैंने देखा कि एक राग की जो अस्ताइयाँ हैं ना, एक राग बता रहे हैं और 10-12 शिकता और अलग-अलग अस्ताई सिखा रहे हैं उनको। जो राग एमन है ना, जो क्लैन ठाट का राग है, उसकी अलग-अलग अस्ताई वो सिखा रहे हैं। तो मैं परेशान हो गया। तो मैं कह जी इतना माशाल्लाह इल्म है उस्ताद के पास। तो कहता यार कुछ सीखने वाला नहीं है, सीखे तो सही। बिल्कुल, एक अच्छे उस्ताद की यही पहचान होती है कि जो उसके पास नॉलेज होता है, जो उसके पास एक्सपर्टीज़ होती हैं, वो अपने स्टूडेंट्स को, अपने शागिर्दों को ट्रांसफ़र करें। मनसूब साहब, कोई खूबसूरत सी गज़ल मैं चाहती हूँ कि आप हमारे नाज़रीन के लिए सुनाइए। ये हमारे फैसलाबाद के कमर अब्बास साहब शायर हैं, उनकी ये गज़ल है। दीवार देखती रही, दीवार देखती रही, दर देखता दीवार देखते रहे, दर देखता रहा, रास्ता किसी का सारा ही घर देखता रहा, दीवार देखते घर देखता रहा, रास्ता किसी का सारा ही घर देखता रहा, दीवार देखते रहे।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 बढ़ाते जी प्रोग्राम को आगे, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नन्हे मेहमान फ़ाहद अली, जिनकी एक्सपर्टीज़ और जिन्होंने बहुत कम उम्र से ही तबला जो बजाना सीखना शुरू कर दिया। तो हम फ़ाहद अली को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। फ़ाहद नन्हा सा बच्चा है, लेकिन जब हम बात करते हैं इनकी एक्सपर्टीज़ की और जिस तरह से इनकी उंगलियां जब तबले पे चलती हैं, तो एक ऐसा लगता है कि जैसे कोई माहिर है इस फील्ड का, वो ये तबला बजा रहा है। मनसब साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, फ़ाहद तो बाज़ाहिर 5 साल का है, और 5 साल के बच्चे में, क्योंकि मैं ब्रेक के दौरान देख रही थी कि कितनी खूबसूरती से ये तबला बजा रहा है, कब से सीख रहा है? ये जी कुदरती बात है। हमारा जो घर में तो ऐसा माहौल था नहीं था ये तबले वाला, तो माशाल्लाह ये पहले डब्बे बजाता था, फिर इसके फिर अंकल ने कोशिश की इनको ना ये तबले ले दिए, तो फिर उन्होंने ये शुरू कर लिया है। उनका शौक जो है था, और इनके अंदर का टैलेंट पहचान लिया। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी किसी का शिगिर्द नहीं किया इसको, तो वो ये अल्फाज कहिए कि मैं जाकिर खान बनना चाहता हूँ, तो अभी माशाल्लाह उनके आप देखें तो उनका ये जो ठेका में जो सुना रहे हैं ना, तो मैं तराना सुना रहा हूँ, तो ये कम से कम 20-30 साल बाद इन्हें लगाए ना इसके मौसीकी के ऊपर, जो फिर उनको आता है, तो कुदरती बात है ये। मैं हैरान, खुद परेशान है, हमारे घर वाले परेशान हैं कि ये इतना टैलेंट इसके पास आ कैसे गया। जिस घराने में इतना टैलेंट मौजूद हो तो जाहिर सी बात है वो ट्रांसफ़र तो हो ही जाता है। मनसब साहब, मैं चाहती हूँ कि फ़ाहद अली के साथ आप मिलकर हमें कुछ सुनाएं, और फ़ाहद के जो नन्हे नन्हे से हाथ हैं वो तबले पे जब जाएंगे तो एक अजीब सा और एक खूबसूरत सा म्यूज़िक बनेगा। सागा पगनि द पग पगरे सनि द पनि सगरे सा सरे गरे सा ग पग प नि पनि सनि पग पगरे सनि पनि सगरे सा आता तन दे रे ना दे ता तिरिया ना रे ता दाने तू आता तन दे रे ना दे ता तिरिया ना रे ता दाने तू आता तन दे रे ना दे ता तिरिया ना रे ता दाने तू आता तन दे रे ना दे ता दिल ताला दे रे ना ता दिल ताला दे रे ना ता तू मते तना ना दी दानी दानी आता तना दे रे ना दे ता तिरिया ना रे ता दाने तू आता तना दे रे ना दे ता तिरिया ना रे ता दाने तू आता तना दे रे ना ताना दे ना रे रे ना रे ना आता तना दे रे ना दे ता तिरिया ना रे ता दाने तू आता तना दे रे ना दिल ताला दे रे ना ता दी ताला तारा दे रे ना दिल ताला दे रे ना ता दी 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 तू बदिया दना दी दानी दानी आता ताना दे रे ना दे ता तेरी अल्लाह रे तानु दाने तू आता ताना दे रे ना रे ना। बहुत खूब। फ़ाहद जब तबला बजा रहा था, मेरी जो ध्यान है वो आपकी गायकी की तरफ नहीं गया, मैं सिर्फ़ और सिर्फ फ़ाहद को देख रही थी। क्या खूबसूरत, और इतनी कम उम्र में इतनी एक्सपर्टीज़। मैं समझती हूँ कि आज के अगर 20-30 साल के नौजवान भी अगर इस स्टेज पे देखें, इस लेवल पे देखें, तो वो फ़ाहद को कम्पीट नहीं कर पाएंगे। बहुत खूब है। हाँ, ये तो है जी, बहुत खूब है।
फहद, ये पहचान है फैसलाबाद की। मैं बात कहती हूँ ना, फैसलाबाद जी, की जी। मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है, वो इन्हीं लोगों के लिए है, हाँ, इसी बिल्कुल, तरह ये के तो है, लोगों के लिए। बिल्कुल, ये हाँ। पाकिस्तान का नाम अराउंड दी वर्ल्ड जो है वो फेमस कर रहे होते हैं। जी, जी। मैं मनसब साहब आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अभी हम बात कर रहे थे गज़ल के हवाले से, तलफ़ुज़ कितना इम्पॉर्टेंट आप समझते जी, हैं? बिल्कुल, आज के बिल्कुल, दौर हाँ, में हम बिल्कुल, देखें बिल्कुल। कि उर्दू तलफ़ुज़ में भी हमें बहुत सारी मिस्टेक्स देखने को मिलती हैं, गलतियाँ, जी, कोताहियाँ देखने जी, को जी, मिलती जी, हैं। जी। तो आपने इन तमाम चीज़ों पे किस तरह से काम किया? बस जी, मैं तो ये इस बड़ी मुश्किल से पहुंचा हूँ, तो बस थोड़े थोड़े करके मैंने अल्फाज इकट्ठे किए और बड़ी वक्त लगा है इसको इकट्ठे करने में। तो इंशाल्लाह ताला अब कुछ ये यकीन हुआ कि मैं गा सकता हूँ, क्योंकि पहले तो यकीन ही नहीं था ना। तो जब मैंने फिर क्लासिकल सीखा है, उसके बाद आस्ता आस्ता ये हौसला बढ़ता गया है। फिर मैंने कुछ अपनी गज़लें बहुत सारी कंपोजिशन की हैं, जो मैं अभी आपको गज़ल सुना रहा हूँ। ये बड़ी खान साहब की पॉपुलर गज़ल है, मेरे जो उस्ताद हैं बिल्कुल वो इसी तरह उनकी ये 3 के बुक्स भी हैं मार्केट में शायरी की। बिल्कुल मनसब साहब, हमें ना अब इन तमाम चीज़ों को ना यूज़ टू करना पड़ेगा। हमारे यंगस्टर्स को दोबारा से क्लासिकल म्यूज़िक की तरफ लेकर आना जी। पड़ेगा। उसके लिए हमें सबसे पहले अच्छा लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप सो कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो म्यूज़िक की रूह को पहचानें और क्लासिकल म्यूज़िक के साथ अपनी कनेक्टिविटी जो है वो बरकरार रखें। मेरी तरफ से आप लोगों को इजाज़त है, लेकिन मनसब साहब से हम एक खूबसूरत सी गज़ल पेश करेंगे मनसब साहब। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। सुनते हैं ये गज़ल। ये खास साहब या तो तवक्कल खां की गज़ल लिखी हुई है, और इजाज़त से इनसे मैंने कंपोजिशन खुद की है इसकी। बहती हुई आँखों की रवानी में बरे हैं, बहती हुई आँखों की रवानी में मरे हैं। कुछ ख्वाब मेरे हैं, कुछ ख्वाब मेरे हैं, जवानी में मरे हैं। बहती हुई आँखों की रवानी में मरे हैं। कब्रों में नहीं हमको किताबों में उतारो, कब्रों में नहीं हमको किताबों में उतारो। हम लोग मोहब्बत के, हम लोग मोहब्बत के कहानी में मरे हैं। हम लोग मोहब्बत के कहानी में मरे हैं। कुछ ख्वाब मेरे हैं, कुछ ख्वाब मेरे हैं, जवानी